नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना और मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में हम खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं कि कितना जरूरी है किसी फंड से एग्जिट लेना। जितना जरूरी होता है किसी फंड की एंट्री, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है यह पहचानना कि आपको किसी फंड से निकलना कब है। क्योंकि अगर आप समय से पहले या जल्दबाजी में फंड से निकल गए तो आपको नुकसान होगा, और अगर आपने बहुत देर तक एक खराब प्रदर्शन वाले फंड में बिता दिया तो आपके पोर्टफोलियो को भी नुकसान होगा। तो वो राइट टाइम क्या होता है फंड से एग्जिट लेने का या रिडीम करने का, इसी पर करने वाले हैं हम खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग से करते हैं चर्चा की शुरुआत। मोहित, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका आज की इस खास पेशकश में। आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि हम तो ये बिल्कुल प्लान करते हैं कि हाँ, हमें किसी फंड में कब और कैसे एंट्री लेनी है, पर कई ऐसे कारण हो जाते हैं जब अब्रप्टली हम किसी फंड से बाहर निकल आते हैं। इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी के फंड से एग्जिट लेने के। लेकिन जो कॉमन कारण होता है वो होता है कि फंड में नुकसान हो रहा है या फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। क्या ये इकलौता कारण है किसी फंड से एग्जिट लेने का, और कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप पहचाने या रेड फ्लैग कह सकते हैं, जो कि आपको दिखाएं कि आपके पास टाइम आ गया है इस फंड से निकलने का। शुरुआत अगर हम इक्विटी फंड से करें और पहले अगर उस कारण की बात करें तो क्या हो जब आपको किसी फंड से एग्जिट लेना चाहिए? जी स्वाति, तो जैसा आपने बताया कि अमूमन देखा गया है कि जो निवेशक होता है वो सिर्फ परफॉर्मेंस को देखकर या कभी अपने पोर्टफोलियो में नुकसान को देखकर एक अचानक से कॉल ले लेता है कि इस फंड से अब निकल जाना चाहिए। देखिए, परफॉर्मेंस सिर्फ एक कारण हो सकता है और परफॉर्मेंस को भी जिस निगाह से, जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर देखता है वो बहुत अलग होता है। तो मेरे लिहाज से जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो सबसे पहले आपको कम से कम 4 से 6 क्वार्टर का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखना होगा कि आपका जो फंड है वो क्वार्टाइल 1 परफॉर्मर है कि नहीं, यानी कि वो टॉप क्वार्टाइल में आता है कि नहीं परफॉर्मेंस में। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा टॉप करे, कोई भी फंड कभी भी आपका हमेशा हर क्वार्टर कंसिस्टेंटली टॉप नहीं कर पाएगा, बट वो रेगुलरली अगर टॉप स्कीम्स में बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और परफॉर्मेंस की तुलना आप हमेशा पीयर ग्रुप के साथ में, यानी कि उस सेम कैटेगरी के फंड के साथ में करिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग मिड कैप फंड को लार्ज कैप के साथ कंपेयर करेंगे, या फिर वैल्यू फंड को आप किसी और कैटेगरी के फंड से कंपेयर करेंगे, जो कि गलत है। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग था, दोनों के रिटर्न पैटर्न्स अलग होंगे। तीसरा, जब आप परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो आपको बेंचमार्क के अगेंस्ट में देखना है कि आपका जो बेंचमार्क है, अगर निफ्टी इंडेक्स या सेंसेक्स इंडेक्स या निफ्टी 500 इंडेक्स आपका बेंचमार्क है, तो क्या बेंचमार्क को फंड ने बीट किया है कंसिस्टेंटली या नहीं। अगर इन सारे पैरामीटर्स में आपका परफॉर्मेंस खराब है तो वो सबसे बड़ा कारण बनता है रिडेम्पशन का। बट इसके अलावा स्वाति, ये सिर्फ एक कारण नहीं है। अगर आप इक्विटी की पहले बात करें तो इक्विटी में मेरे लिहाज से कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या जिन्हें हम रेड फ्लैग्स कह सकते हैं, जो कि एक निवेशक को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे बड़ा वहां पर मुझे लगता है जो के पास फैक्टर है। आऊंगी और एक एक करके मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करूंगी। आपने क्योंकि परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात की है, रचित चावला भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, सीईओ फिनवे। रचित, स्वागत करते हैं आपका शो में। और यही बात हो रही है कि वो कौन से रीजंस हो सकते हैं किसी फंड से एग्जिट करने के। परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात हो रही थी। परफॉर्मेंस कितना बड़ा क्राइटेरिया है किसी को देखने और समझने का as far as redemption is concerned? Thank you for having me on the show, Swati. So performance definitely एक बड़ा क्राइटेरिया है, बट म्यूचुअल फंड जो है वो ऑलरेडी उसमें काफी सारे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जो परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम पे मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये ओनली मीडियम होना चाहिए फॉर एनी इन्वेस्टर कि वो परफॉर्मेंस देखे और तब डिसीजन ले। उनका अपना जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, कि इन्वेस्टमेंट के वो किस कर्व में है। सपोज अगर उनको अपना फंड्स विड्रॉ करना है इन नेक्स्ट 9 to 12 months, देन रादर देन परफॉर्मेंस वो देखे, उनको हमेशा लिक्विडिटी एंड लेस वॉलेटिलिटी, उनको उतार चढ़ाव कम वाले फंड में ध्यान देना चाहिए, सो दैट ऐसा ना होए। बिकॉज परफॉर्मेंस आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसमें वॉलेटिलिटी जैसे जैसे मार्केट्स की रहती है। म्यूचुअल फंड्स भी कुछ हद तक उसी तरीके से ऊपर नीचे होते रहते हैं, वॉलेटाइल होते हैं नेचर में।
तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिटर्न, इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर्व के बिगिनिंग में है या टूवर्ड्स विड्रॉल की तरफ है, वो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है और उसके हिसाब से इन्वेस्टर को डिसीजन लेना चाहिए। ओके, ये आपने भी इम्पोर्टेंट बात कही कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के कौन से कर्व में हैं, उसके लिहाज से आप अपने फंड से निकलने की सोच सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस। अब मैं एक और रीजन आपसे जानना चाहूंगी मोहित, कि एक फंड से निकलने का वो सही कारण क्या हो सकता है। जैसे कई बार हम जैसे कई हमारे दर्शक ही कहते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर फंड में जब इन्वेस्ट किया था तो हम चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर लार्ज कैप ड्रिवन कोई फंड हो, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि मार्केट के वैल्यूएशंस बदली या फिर फंड मैनेजर ने डिसाइड किया कि हम लार्ज कैप का एक्सपोजर घटाएंगे और बाकी जो कैप्स है उनका एक्सपोजर बढ़ाएंगे, तो बेसिकली आपका मार्केट कैप एलोकेशन तो बदल गया। क्या ये स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन है किसी के फंड से निकलने का या फिर फंड बदलने का? जी स्वाति, आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा कारण है। जो भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी होती है मार्केट में, जैसे कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू थीम, ईएलएसएस थीम, फोकस्ड कैटेगरी, जहां पर कि आपके पास में लार्ज, मिड और स्मॉल का एक अच्छा मिश्रण रहता है पोर्टफोलियो में, वहां पर अक्सर देखा गया है कि आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ में निवेश करते हैं। आप चाहते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप टिल्टेड हो, आप चाहते हैं कि आप मोर लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में हो, तो आप कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स का चुनाव करेंगे या ऐसे वैल्यू फंड का चुनाव करेंगे जहां पर कि लार्ज कैप का प्रपोर्शन ज्यादा हो। बट अगर आप देखें कि फंड मैनेजर ने वहां पर चेंज करके बिकॉज ऑफ मार्केट मोमेंटम या फिर किसी और कारण से उन्होंने उसे मिड कैप या स्मॉल कैप हैवी बना दिया है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव से मेल नहीं करेगा। और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका रिस्क पैटर्न फंड का बदल गया है, उसका रिवॉर्ड प्रोफाइल बदल गया है, उसकी वोलेटिलिटी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर आपको एग्जिट ले लेना चाहिए अगर आप देखते हैं कि वो आपके निवेश के हिसाब से या जो आपकी सोच थी उसके लिहाज से वो बदल गया है कॉम्बिनेशन। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट कैप एलोकेशन। एब्सोल्युटली। और हाल ही में एक बहुत बड़ा हमें एग्जाम्पल दिखा, मैं बात कर रही हूँ HDFC AMC के स्टार जो फंड मैनेजर है प्रशांत जैन ने जैसे ही HDFC से जाने का फैसला लिया, तो कई जो निवेशक थे, यहाँ कई जो फंड वो मैनेज कर रहे थे, उनके निवेशकों के मन में सवाल आया कि क्या अब हमें इस फंड में बने रहना चाहिए, क्योंकि वो एक तो इतना लंबा चौड़ा अनुभव रखते थे। उसके बाद ये भी एक सबसे बड़ा सवाल था कि फंड मैनेजर के बदलने पर क्या किसी को अपना निवेश बदलना चाहिए। रचित, फंड मैनेजर का बदलना किसी के फंड से निकलने का क्या एक रीजन हो सकता है? स्वाति, आई थिंक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे मोहित जी ने बोला, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उन्हें देखना चाहिए कि फंड मैनेजर और आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर मैच कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता जस्ट बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर ने एग्जिट किया है आपको भी एग्जिट करना चाहिए। बिकॉज एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आर इन प्लेस। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर एग्जिट करेगा तो पूरा उसका ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जाएगा या बहुत ड्रास्टिक मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको हमेशा अपना रिव्यू करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव्स को मैच करना चाहिए। अगर वो फंड का ऑब्जेक्टिव, नया फंड मैनेजर जो आते हैं, अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलाइंड है फंड और आपके ऑब्जेक्टिव से, तो आपको हमेशा निवेश बने रहना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि उस कैटेगरी में, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज मोहित जी ने बताई, उस कैटेगरीज में अगर आपका फंड अंडर परफॉर्म करता है फॉर सम रीजन, देन परहैप्स इन्वेस्टर को वरी होना चाहिए। टिल देन इन्वेस्टर शुड एक्चुअली वेट एंड फंड की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करे, एंड पैनिक में इमीडिएटली रिडीम या इमीडिएटली विड्रॉ करना जैसा स्टेप या एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर विड्रॉ करना भी है, इफ यू फील कि प्रशांत जी बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं एंड वो कहीं और स्टार्ट अपना फंड करने वाले हैं एंड एज एन इन्वेस्टर आप वहां पर निवेश करना चाहते हैं, तो हमेशा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू विड्रॉ करिए, सो दैट इवन इफ कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे आपका जब पैसा आ रहा है तो आपको वॉलेटिलिटी या किसी रिटर्न में मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। एक और जो, क्योंकि हम यहाँ पर फंड मैनेजर की बात हुई, फंड मैनेजर के अपने अपने स्टाइल होते हैं और एक पर्टिकुलर फंड में वो इस निवेश स्टाइल को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। हम यहाँ पर
इन्वेस्टिंग स्टाइल्स की बात करें मोहित, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो वैल्यू है, या फिर चाहे जो फैक्टर इन्वेस्टिंग के और भी बहुत सारे स्टाइल पैरामीटर्स हैं, इस तरीके अगर जब इन्वेस्टिंग स्टाइल में इनकंसिस्टेंसी आती है तो वो क्या दर्शाता है किसी फंड के परफॉर्मेंस के बारे में? और थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप कि ऐसा अगर निवेश स्टाइल चेंज होता है तो किसी के फंड परफॉर्मेंस पे कैसा असर पड़ सकता है? क्या उस तब निवेशक उस फंड से निकलना उसको चाहिए? जी स्वाति, मुझे लगता है, देखिए, ये जो फंड मैनेजमेंट का जो बिजनेस है पूरा, ये एक बहुत ही भरोसे का, ट्रस्ट का बिजनेस है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि आपको आपके फंड मैनेजर पर और आपको फंड हाउस पर कितना भरोसा है। और अगर आपको लगता है किसी भी कदम पर कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, अगर वहां फर्क आ जाता है तो आपके लिए वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और आपको इमीडिएटली वहां पर कुछ सोचना चाहिए कि आपको उस फंड में बने रहना है या नहीं। और यहीं पर मैं बोलता हूं कि जो इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है वो एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग पॉइंट होती है किसी भी स्कीम के लिए। अगर आपके फंड मैनेजमेंट कमेंट्री में ये बोला जाता है कि ये जो फंड है वो कमोडिटीज या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, और अगर आप देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मार्केट में इस तरह का मोमेंटम है, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स भाग रहे हैं और आपका फंड मैनेजर जो है वो अपनी कमेंट्री से हटकर और इस तरह के स्टॉक लेने लग जाए, तो ये डेफिनेटली रेड फ्लैग है, क्योंकि देन वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने जो उनकी जो कथनी थी और उनके जो जिस तरह से वो फंड में निवेश कर रहे हैं। उसी तरह से अगर फंड का डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है कि वो वैल्यू फंड है, और अगर आप उसमें देखें कि उन्होंने ग्रोथ या मोमेंटम के चलते कुछ न्यू एज टेक कंपनीज ले ली हैं या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स ले लिए हैं जो कि ग्रोथ कंपनीज कहलाएंगी, या फिर उसी से पूरा पोर्टफोलियो लोड कर दिया है। देखिए, बहुत मुश्किल होता है प्योर प्ले वैल्यू फंड बनाना, बट अगर आप देखें कि बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो अगर उन्होंने ग्रोथ स्टाइल में बना दिया है और कहते हैं अपने फंड को वैल्यू है, तो फिर अगेन यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस हैं और आपने किसी एक अलग ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट किया था, किसी एक अलग लक्ष्य को निर्धारित करके इन्वेस्ट किया था, और अगर वो अब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपको अच्छे से सोचना चाहिए कि उस फंड में आपको बने रहना है कि नहीं। तो इन्वेस्टिंग स्टाइल मेरे लिहाज से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए सब निवेशकों को। बिल्कुल, तो निवेशकों को मॉनिटर करना जरूर चाहिए, क्योंकि शुरुआत में रचित आप कह रहे थे कि परफॉर्मेंस को ध्यान समझकर आपको डेफिनेटली एक फैसला लेना चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम तो पिछले कई सालों से रिटर्न जो है उसमें नुकसान झेलते आ रहे हैं, तो वो सही टाइम क्या हो, मतलब कितना नुकसान झेलने का क्या कोई एक पैरामीटर है या कोई एक उसकी रेखा है, या फिर इंतजार करें कि हाँ या 2-3 साइकिल्स हम देखें कि हाँ इतना अभी नेगेटिव रिटर्न आ रहा है उसके बाद हम सोचें, तो एक टाइम लिमिट है क्या? स्वाति, सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट इन्वेस्टर्स कि अपना वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करे, बिकॉज हर एक चीज सिक्लिकल है और हो सकता है कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करे, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करे। एंड ये भी देखना होगा कि आप किस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने म्यूचुअल फंड्स ही ऐसे चूज किए हैं जिनके जो स्टॉक्स है और ऑब्जेक्टिव रैशनल है वो ही सेम है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट सेम परफॉर्मेंस या नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंडली, आपको रादर देन वरिंग अबाउट नेगेटिव रिटर्न्स या एग्जिट, आपको जो अपने परफॉर्मेंस वाले फंड्स हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए बजाय एग्जिट करना। बहुत बार मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है, जो फंड्स में उन्हें प्रॉफिट आता है उनको बुक करने के लिए वो विड्रॉ कर लेते हैं, और जो फंड्स कंपैरेटिवली इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एंड रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता। जबकि थोड़ी सी थिंकिंग रिवर्स होनी चाहिए। अपने परफॉर्मर्स को आप अपने साथ बने रखिए, बिकॉज अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब है फ्यूचरिस्टिक भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। और जो नॉन परफॉर्मर्स है अपनी फंड कैटेगरी में, उसको एग्जिट करना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर डाइवर्सिफिकेशन और इस थंब रूल को इन्वेस्टर्स फॉलो करेंगे तो रिटर्न्स जरूर बढ़ सकती है। ओके, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने फंड से एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी सेट करनी होगी। बहुत धन्यवाद। फंड से निकलने की स्ट्रैटेजी क्या हो, इक्विटी फंड पे खास तौर पर हमने चर्चा की। मोहित गांग लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मोहित, डेट फंड
इससे निकलने की स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए? क्या डेट फंड से एग्जिट की स्ट्रैटेजी इक्विटी फंड से थोड़ी अलग होगी? और वो तमाम कौन से रीजंस होंगे जिससे एक निवेशक को मालूम चले कि अब इस पर्टिकुलर डेट फंड से निकलने का समय आ गया है? मैं चाहूंगी आप अपना ये जवाब अगर कम से कम 2 मिनट में दें, क्योंकि फिर हम आगे अपने अगले सेगमेंट में जाएंगे। जी स्वाति, तो परफॉर्मेंस के रिलेटेड पैरामीटर तो कॉमन ही रहेगा, बट जो दूसरे क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं डेट के लिए, अगेन एक मूल मंत्र यहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए फंड मैनेजमेंट का या फंड मैनेजर टीम का। तो अगर आपका क्रेडिट क्वालिटी चेंज होता है, फंड कहता है कि वो पूरा AAA पोर्टफोलियो रहेगा, बट वहां पर अगर आप देखें कि 10% से ज्यादा उन्होंने AA पेपर्स ले लिए हैं फंड का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो ये एक डेफिनेट रेड फ्लैग है। दूसरा, अगर आपने एक पर्टिकुलर मॉडिफाइड ड्यूरेशन या फिर मैच्योरिटी के प्रोफाइल में इन्वेस्ट किया, आपको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए था जहां पर 1 से 2 साल का ड्यूरेशन हो, बट किसी भी कारण से अगर फंड मैनेजर ने उस ड्यूरेशन को बढ़ा के 3 साल, 5 साल, 6 साल कर लिया है, लॉन्ग डेटेड गिल्ड पेपर्स खरीद लिए हैं, जीसेक खरीद लिए हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली रेड फ्लैग है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट व्यू कुछ और था, आपने जिस लिहाज से इन्वेस्ट किया वो कुछ और था, और फंड मैनेजर ने वहां पर किसी और तरह का पोर्टफोलियो बना लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फंड का जो मैच्योरिटी है उसको आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करिए, वो किस किस दायरे में चल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। यहाँ पर 2 चीजें और देखने की है स्वाति, वो है कोई क्रेडिट इवेंट तो नहीं हो गया है फंड में। फंड के पोर्टफोलियो में अगर आपको लगता है कि पेपर्स बहुत जल्दी जल्दी मार्कडाउन हो रहे हैं या उनका रेटिंग डाउनग्रेड हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि जो पेपर्स का चुनाव किया जा रहा है वो सही नहीं है, और यहाँ से आप जल्दी से निकल जाइए। कल को अगर कोई पेपर डिफॉल्ट हो जाता है या रेटिंग बहुत गिर जाती है, तो उसका एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बन जाएगा और उसके बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। एंड आखिरी 2 पॉइंट स्वाति, अगर किसी डेट फंड का AUM बहुत ज्यादा गिरने लगे, तो मेरे लिहाज से एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर है, क्योंकि डेट फंड में मोस्टली इंस्टीट्यूशनल और ट्रेजरी इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट साइज बहुत बड़ा होता है, और अगर बड़े रिडेम्पशन होने लगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रेड फ्लैग है, बिकॉज डेट फंड का परफॉर्मेंस काफी हद तक AUM से लिंक्ड होता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट अंत में इसको अगर मेरे को एक समराइज करना है, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिंग स्टाइल जो बताई गई है, जो क्रेडिट क्वालिटी बताया गया है, जो ड्यूरेशन बताया गया है, उस पर अगर फंड मैनेजर बने रहते हैं तो आप बने रहिए, अगर वहां चेंज होता है तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। तो फंड से निकलने के बड़े कारण, इक्विटी हो चाहे फिर डेट हो, ये हमने समझे। और आइए अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट म्यूचुअल फंड गाइड। तो आमतौर पर हम फैक्टर स्टाइल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं मोहित, और उसकी भी जो बारीकियां हैं, हमने जो एक निवेश के स्टाइल की कुछ देर पहले चर्चा की, जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग आता है। ये निवेशकों के लिए समझना जरूरी है कि वो जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वो वैल्यू अप्रोच को फॉलो करता है, फिर ग्रोथ अप्रोच को फॉलो करता है, और उनके लिए कौन सा इन्वेस्टिंग मेथड बेहतर है। सबसे पहले मैं आपसे समझूंगी वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है। जी स्वाति, तो निवेश की अमूमन 2 सबसे बड़ी स्टाइल्स होती हैं, वैल्यू और ग्रोथ। अगर आपका फंड वैल्यू फंड है तो वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जिन्हें हम वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं। अब वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं? वैल्यू स्टॉक्स जिनकी की प्राइस डिस्कवरी पूरी तरह से हो नहीं पाई है, जो कि अंडर वैल्यूड है, या फिर जहां पर पी रेशियो जो है फंड का, या प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। जो स्कीम के स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स बहुत हाई मल्टीपल पे कोट नहीं कर रहे हैं। वो किसी कारण से या तो मार्केट ने उनके पूरे पोटेंशियल को पहचाना नहीं है, या फिर कुछ ऐसे कारण है कि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी तक पूरी तरह से खुलकर बाहर नहीं आई है, या फिर कोई भी और कारण हो सकता है कि उनका जो मल्टीपल है या उनका जो वैल्यूएशन है वो अभी सस्ते में मिल रहा है। तो ये आपके वैल्यू स्टॉक होते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो होता है वो स्टॉक बहुत महंगे नहीं होते हैं मार्केट में, पर इनका परफॉर्मेंस हो सकता है बहुत समय वेट करने के बाद पर निखर कर बाहर आए। तो यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड होता है इन्वेस्टर का वो थोड़ा बड़ा होता है, पेशेंस की जरूरत ज्यादा होती है वैल्यू स्टाइल में। बट वैल्यू स्टाइल को फंडामेंटल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। कहते हैं कि वॉरेन बुफे इसके सबसे बड़े प्रचारक हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टर है, जिसका मतलब है कि आप बहुत लंबे समय तक होल्ड करिए अपने पोर्टफोलियो को, और एक ना एक दिन ये पोर्टफोलियो निखर कर बाहर आएगा, क्योंकि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट किया है जो कि बहुत मजबूत है, हालांकि किसी कारण से अभी वो नहीं चल रहे हैं या फिर अभी कम तेजी से चल रहे हैं। तो ये आपका वैल्यू स्टाइल हो गया। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग, इसकी क्या खासियत?
स्वाति, तो वैल्यू का बिल्कुल अपोजिट ग्रोथ स्टाइल है। इसमें क्या होता है कि आप तेजी से चलने वाले स्टॉक्स जो कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स कहलाते हैं, यहाँ पर आप अमूमन कैश फ्लोज पे इतना ध्यान नहीं देंगे, आप प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं देखेंगे। आप ये देखेंगे कि स्टॉक के जो प्राइस डिस्कवरी है वो मार्केट में कितनी रफ्तार से हो रही है, कितनी वॉल्यूम्स हो रही है उस स्टॉक में। तो कुछ जो न्यू एज टेक स्टॉक्स हो गए वो आपके ग्रोथ सेक्टर में आ जाते हैं। यहाँ पर मोमेंटम बहुत तेज होता है। हो सकता है कि इनके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो, पर फिर भी यहाँ देखेंगे कि आप निवेशक जाते हैं, फंड मैनेजर जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर ग्रोथ बहुत हाई हो रहा होता है। तो जो ग्रोथ स्टॉक होता है वो आपको एक तरह से ये माना जाता है कि ग्रोथ स्टॉक आपकी जो उनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो उसको वापस बिजनेस में डिप्लॉय कर देता है, हायर केपेक्स करता है, हायर ग्रोथ को चेस करता है। और जो वैल्यू स्टॉक होते हैं वो अपनी अर्निंग्स को मोस्टली डिविडेंड डिक्लेयर करके एज डिविडेंड पास आउट कर देते हैं इन्वेस्टर्स को, बिकॉज उनके पास में नए निवेश की या नए केपेक्स की या नए ग्रोथ की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। तो ग्रोथ स्टॉक्स बहुत तेजी की रफ्तार से बढ़ते हैं, यहाँ डिविडेंड कम होता है, यहाँ पी मल्टीपल्स बहुत हाई होते हैं, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट इनके रिटर्न्स जो होते हैं वो आपको जल्दी मिलते हैं और काफी तेजी से मिलते हैं। अगर ये स्टॉक चल जाए तो यहाँ पर आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपको वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल को साथ में समझना है तो इसका एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं और वहां पर अगर आपका ट्रैफिक जैम हो जाए तो वैल्यू इन्वेस्टर वहां पर पेशेंटली वेट करेगा ट्रैफिक जैम खुलने का, बट जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो एक दूसरा रास्ता पकड़ लेगी जहां पर पूरा ट्रैफिक मुड़ रहा है, जहां पर ज्यादा फ्लो जा रहा है और उनको लगता है कि यहाँ से रास्ता हमें जल्दी मिल जाएगा और हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे और उस ट्रैफिक को पार करके आगे निकल जाएंगे। तो ग्रोथ स्टाइल इज अ फास्टर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द न्यू एज स्टॉक्स, या फिर जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पर काफी निवेश हो रहा है और बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। वैल्यू स्लो एंड स्टेडी, जहां पर आपका निवेश फंडामेंटली स्ट्रांग है बट आपको रिटर्न आने में हो सकता है एक निवेशक के लिए आपसे मैं समझना चाहूंगी कि वेरी ब्रीफली वैल्यू चुने या ग्रोथ चुने, डिसीजन कौन से पॉइंट्स पर बेस करें? दोनों होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, एक अपना अनुपात में कि आप 20% वैल्यू में डालेंगे, 20% प्योर ग्रोथ में डालेंगे। बट जितने ज्यादा फंड्स हैं स्वाति आजकल मार्केट में, मोस्टली सारे फंड्स ब्लेंडेड स्टाइल पे काम करते हैं। उनका पोर्टफोलियो स्टाइल अगर आप देखेंगे तो वो ब्लेंडेड होता है कि वो ग्रोथ प्लस वैल्यू पोर्टफोलियो दोनों साथ में रखते हैं। बहुत रेयरली आपको प्योर ग्रोथ या प्योर वैल्यू फंड्स मिलेंगे। प्योर वैल्यू फंड्स भी है, एक अलग से थीम है, अलग से कैटेगरी है। उस कैटेगरी में निवेशकों को जरूर से 5 से 10% पोर्टफोलियो रखना चाहिए, बट बाकी सारा पोर्टफोलियो जो है वो आप ब्लेंडेड स्टाइल में रखिए ताकि आपको दोनों ग्रोथ और वैल्यू का फायदा साथ साथ मिलता रहे। बहुत धन्यवाद करेंगे मोहित हमसे इस पूरे शो में चर्चा करने के लिए। वैल्यू या फिर ग्रोथ, मुनाफे की स्ट्रैटेजी कौन सी है हमने समझा म्यूचुअल फंड गाइड में।